हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल द परमैज ज्ञान में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। तो जो कि साइकोलॉजिकल थ्योरीज हम लोग पढ़ रहे हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आती हैं, उसमें आज हम लोग तीसरी थ्योरी बात करेंगे जो कि है कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में हम लोग बात करेंगे। आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बेहद ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये। और अभी आपका सीटेट का एग्जाम चल रहा है तो उसमें यह थ्योरी यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही सारे आते हैं। जिन लोगों ने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी है जीन प्याजे और वाइगोस्की के बारे में, वहाँ से आप लोग उन थ्योरीज को भी पढ़ लीजिए क्योंकि सीटेट में वहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग इसको पढ़िए और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम्स में, सीटेट के एग्जाम्स में। तो और आप लोगों से यही कहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास समय है और आप मेहनत करते रहिए और अच्छी तरह से मेहनत करिए। आप परीक्षा को पास कर लेंगे, इतनी भी कठिन परीक्षा ये नहीं होती है। आप इसको स्ट्रेटेजिक वे में इस परीक्षा की तैयारी करिए और आप अच्छी तरह से पास हो पाएंगे, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि 150 मार्क्स की ये परीक्षा होती है। इसमें से आपको 90 नंबर लाने हैं। अब 150 में से 90 नंबर, जिसमें कि कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, आसानी से ला सकते हैं। एक स्ट्रेटजी बनाइए। स्ट्रेटजी के तौर पे मैं बस ये आपको यही कहूँगा कि आपको पता है आपके 75 मार्क्स की यहाँ पे पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें और कुछ थ्योरीज को पढ़ लें तो आसानी से आप 100 मार्क्स तक लेके आ पाएंगे। यहाँ पे मैं पेडागोजी के सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश, मैथ्स, इन्वायरमेंटल और साइकोलॉजिकल पेडागोजी की जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपको सारे कराऊंगा। मंडे से मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा और मंडे तक जो भी थ्योरीज हैं उनको मैं छोटे छोटे वीडियोस में लेके आता रहूँगा, जिससे कि आप आसानी से इन सारे क्वेश्चंस को कर पाएँ। तो आप सभी लोगों को भरोसा दिलाता हूँ और उम्मीद करिए कि आप जुड़े रहें साथ में और भरोसे के साथ इन वीडियोस को देखते रहिए, अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए और आप पाएंगे कि आपने अच्छी तरह से मेहनत करी और आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आज हम लोग बात कर लेते हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नैतिक चीज़ क्या होती है, नैतिकता क्या होती है, जिसको कि हम एथिक्स बोलते हैं या हम अपनी मोरल चीज़ों को बोलते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, किसी चीज़ को हम अच्छी तरह से करते हैं या अ, सही दिशा में किसी काम को करना, सही ढंग से किसी काम को करना, बिना किसी गलत कार्य में लिप्त हुए इन सारे कामों को करना, उसको हम नैतिक चीज़ों को करते हैं। कि जो भी चीज़ें समाज में बनी हुई हैं और अच्छी तरह से उन चीज़ों को हम रहते हुए करते हैं, तो उसी के विषय में हम लोग आज बात करते हैं। ये जो नैतिक विकास है, ये प्याजे का जो सिद्धांत था उसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए कोहलबर्ग ने नैतिक सिद्धांत को दिया है, नैतिकता के सिद्धांत को दिया है। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कोहलबर्ग के बारे में। कोहलबर्ग का जन्म 25 अक्टूबर 1927 को हुआ था, क्योंकि इनके विषय में जानना ज़रूरी है। इन ये क्वेश्चन पूछ लिया था ये कहाँ के हैं, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स न्यू अमेरिका सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स न्यूयॉर्क के रहने वाले हैं। और ये किस लिए जाने जाते हैं, तो इन्होंने थ्योरी दी है मोरल डेवलपमेंट की, नैतिक विकास के सिद्धांत की इन्होंने थ्योरी दी है। ये प्रश्न बहुत ही पूछा जाता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो कोहलबर्ग ने दिया है। और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इसको इस सिद्धांत को दिया है। इन्होंने किन किन विषयों पे बात करी है, छोटे तौर पे हम लोग देख लेते हैं जल्दी में, किन किन विषयों पे इन्होंने बात करी है, उसको हम लोग आगे फिर अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो इन्होंने सबसे पहले बात करी है हेंज की दुविधा की। ये प्रश्न पूछ लिया था कि हेंज की दुविधा की बात किसने करी है, हेंज डायलेमा की बात किसने करी है, तो कोहलबर्ग साहब ने करी है। दूसरी बात इन्होंने क्या किया, उसी दुविधा के आधार पर इन्होंने 3 लेवल बताए हैं और उन्हीं 3 लेवल के इस 6 स्टेजेस बताई हैं, मतलब एक लेवल के 2 स्टेजेस बताई हैं। तो यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो मोरल डेवलपमेंट है, नैतिक विकास का सिद्धांत जो कोहलबर्ग ने दिया है, उसके कितने लेवल उन्होंने बताए हैं और किसके आधार पर बताए हैं। तो आधार उसका हिंज का डायलेमा था, हिंज की दुविधा थी। उस आधार पर उन्होंने 3 लेवल बताए हैं और उन्हीं 3 लेवल के 6 स्टेजेस हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 3 लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट किसने दिए हैं, कोहलबर्ग ने दिए हैं। कितने स्टेजेस दिए हैं, तो 6 स्टेजेस दिए हैं। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं वो 3 लेवल कौन कौन से हैं। आप यहाँ पे इतना तो आप जान ही जाइए कि वो 3 लेवल कौन कौन से हैं। यहाँ से डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है कि सेकंड कौन सा लेवल है, तो वो कौन सा है, कन्वेंशनल लेवल है। तो वो 3 स्टेजेस कौन सी हैं यहाँ पे, सॉरी 6 स्टेजेस कौन से ये भी दी गई हैं और 3 लेवल कौन से ये भी यहाँ पे आपको बताया हुआ है। तो पहला लेवल कौन सा है, प्री कन्वेंशनल लेवल, जिसको कि हम बोलते हैं पूर्व परंपरागत स्तर। इसके 2 स्टेजेस हैं, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। दूसरा है सेल्फ इंटरेस्ट। दूसरा लेवल आ जाता है कन्वेंशनल लेवल, जिसको कि हम परंपरागत स्तर बोलते हैं।
इसके भी दो स्टेजेस हैं। इसको बोलते हैं इंटरपर्सनल एकॉर्ड एंड कन्फर्मिटी, और स्टेज फोर्थ है अथॉरिटी एंड मेंटेनिंग अ सोशल ऑर्डर। फोर्थ आ जाता है आपका कन्वेंशनल लेवल, जिसको कि हम बोलते हैं उत्तर परंपरागत स्तर। इसके भी दो स्टेजेस होते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। तो इन्होंने इन चीज़ों पे बात करी है, ठीक है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि हिंज डायलेमा की बात किसने की है, तो कोहलबर्ग साहब ने बात करी है। 3 लेवल और 6 स्टेजेस की बात किसने करी है, तो कोहलबर्ग साहब ने बात करी है। यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं आप पहले देख लीजिए, किन किन तरह के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन सीटेट में ऐसे ही आते हैं कि कोहलबर्ग का विकास का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है आप यहाँ से समझ ही सकते हैं। अभी तक का जो आपने देखा वहाँ से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए इन्होंने किसके सिद्धांत पर बात करी, नैतिक विकास पे, संज्ञानात्मक विकास पे, सामाजिक विकास पे, भाषा विकास पे। आसानी से आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। आप सोचिए जरा इस क्वेश्चन का जवाब 5 सेकंड के लिए मैं आपको बताता हूँ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नैतिक विकास। इन्होंने किसकी बात करी है, तो नैतिक विकास की इन्होंने बात करी। 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं, उसके जवाब मैं नहीं दूंगा। उसके जवाब आप जब आगे की वीडियो देखेंगे तो आपको खुद ब खुद उसके आंसर कर पाएंगे। तो आप सभी लोगों से कहूँगा कि इनके आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर सही अर्थों में नैतिकता की अनुपस्थिति को दर्शाता है। जिसको पता है वो अभी करे, जिसको नहीं पता है आप वीडियो को देखें और इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, संज्ञानात्मक विकास के चरण द्वारा सीखते हैं, शारीरिक विकास के चरण द्वारा सीखते हैं, या संवेगात्मक विकास के, या नैतिक विकास के। तो इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया कि इन्होंने किन किन चीज़ों पे बात करी है। ये तो आपने जैसे कहते नहीं सरसरी निगाहों से देख लिया कि ये टॉपिक है, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। क्या बात करी है ये अब हम लोग इसको अच्छी तरह से यहाँ पे पढ़ेंगे, इन्होंने किस किस तरह से इसको बोला है, ठीक है। तो उसको हम लोग बात कर लेते हैं, इन्होंने किन किन तरह से चीज़ों को बात करी। उससे पहले आप लोगों से बस एक बात करना चाहूँगा। इन्होंने सबसे पहले बात करी हेंज की दुविधा। हेंज की दुविधा में आप दो शब्द आप पहले जान लीजिए। एक इन्होंने मोरल डायलेमा की बात की है और एक इन्होंने मोरल रीजनिंग की बात की है। तो मोरल रीजनिंग क्या होता है और मोरल डायलेमा क्या होता है, पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए। मोरल डायलेमा क्या होता है, मोरल डायलेमा ये होता है कि जब दो चीज़ें दी गई होती हैं और आपको वहाँ पे ये चीज़ें समझनी है कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और जैसे कि आपके पास डायलेमा क्या है कि आपके पास 2 एग्ज़ाम एक साथ आ गए। आपका अभी सीटेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है, दूसरा आपका अभी जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे हाई कोर्ट के एग्ज़ाम्स आए हुए हैं, या यूपीपीसीएल, इन सारे के एग्ज़ाम्स आए हुए हैं, या अदर एग्ज़ाम्स आए हुए हैं। तो आपके पास ये क्या है, दुविधा आ गई, 2 एग्ज़ाम्स हैं। और ये क्या है, ये आपके पास डायलेमा है। डायलेमा क्या है, आपके पास 2 एग्ज़ाम्स हैं। इन 2 एग्ज़ाम्स के बारे में आपको सोचना है, अपनी रीजनिंग लगानी है, अपनी थिंकिंग लगानी है, और फिर जाके आपने सोचा कि नहीं, मुझे सीटेट का ही एग्ज़ाम देना है, और उसके आप परिणाम पे पहुंचते हैं। मतलब जो आपके पास दुविधा थी, उस दुविधा के लिए आपने क्या, अपनी रीजनिंग लगाई, अपनी मोरल रीजनिंग लगाई, और आपने उसको क्या चयन किया, उन दोनों में से क्या चयन किया, सीटेट के एग्ज़ाम्स को। तो आपके जो डायलेमा है, उस डायलेमा के लिए आप जो सोचते हैं और उस सोचने के बाद किसी एक चीज़ के चयन पे आते हैं, किसी एक परिणाम पे आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मोरल रीजनिंग। तो इन्होंने 2 शब्दों को यहाँ पे बहुत ध्यान दिया, एक तो मोरल रीजनिंग पे, एक मोरल डायलेमा पे। मैंने यहाँ पे डायलेमा लिखा हुआ, मोरल रीजनिंग लिखा नहीं है, आगे लिखा हुआ है, बस आपको यहाँ पे मैंने बता दिया फौरी तौर पे, ठीक है, कि मोरल डायलेमा क्या होता है और मोरल रीजनिंग क्या होता है। आप आगे इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं हेंज का डायलेमा क्या था। एक्चुअली एक छोटी सी स्टोरी है। हेंज का डायलेमा क्या होता है, हेंज जो कि एक यूरोपियन व्यक्ति हैं, ये इनकी पत्नी बीमार होती है और उन्हें एक दवा की ज़रूरत होती है। वो एक केमिस्ट के पास जाते हैं कि मुझे ये दवा दे दीजिए, मेरी पत्नी के लिए ज़रूरत है। तो केमिस्ट क्या बोलता है कि आप मुझे इस दवा के लिए इतने पैसे दे दीजिए और दवा ले जाइए। तो वो कहता है कि मेरे पास इतने पैसे तो नहीं, मेरे पास कुछ पैसे हैं, आप ले लीजिए। तो वो कहता है नहीं, मैं पूरे पैसे लूँगा तभी ही दवा को दूंगा आपके लिए। और उसके पास ये डायलेमा आ गया, क्या आ गया, किसके पास डायलेमा, हेंज के पास, कि अब उसके पास पैसे तो है नहीं और उसको अपनी पत्नी को भी बचाना है। तो डायलेमा ये आ जाए उसके पास कि अब वो चोरी कर ले या अपनी पत्नी को बचाए। तो वो क्या करता है, उस दवा को चुरा लेता है, और जब चुरा रहा होता है तो उसका एक दोस्त होता है ब्राउन करके, वो उसको देख लेता है।
फिर वो उसको अदालत ले जाता है और उसको सज़ा सुनाई जाती है या नहीं सुनाई जाती है। यही यहाँ पे सारी डायलेमा आते हैं सभी के सामने। जैसे कि हिंज के सामने डायलेमा है कि वो चोरी करे या नहीं करे, उसका दोस्त होता है उसके सामने ये डायलेमा आ जाता है कि ये इसका दोस्त है, इसको छोड़ देते हैं, इसको वो अपने ड्यूटी के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहे। तो ये सारे डायलेमा हैं, मतलब ये दुविधा है किसके, हिंज की। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं और इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को ये क्वेश्चन दिए गए कि हिंज को ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, उसके दोस्त को ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना, सॉरी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बोला गया। तो यहाँ पे पहली दुविधा क्या थी, कुछ सीन बनाए गए, तीन सीन आते हैं यहाँ पे हिंज की दुविधा में, जहाँ पे ये निकल के आती हैं। तो पहली दुविधा क्या थी, हिंज की पत्नी को कैंसर है और इलाज के लिए पैसा नहीं है, तो वो क्या करता है, दवाई को चोरी कर ले। ये हिंज की दुविधा है। जो डायलेमा, हिंज का डायलेमा, यही डायलेमा आते हैं कि हिंज का डायलेमा क्या है, उसके पास ये डायलेमा है कि वो दवाई को चोरी कर ले तो क्यों करे, और अगर नहीं भी करता है तो क्यों नहीं करता है। तो उसके पास एक ये दुविधा होती है। इस दुविधा के निकलने के लिए यहीं पे समझिए दोस्तों, जब इस दुविधा के लिए सपोज करो वो दवाई को चोरी कर लेता है, तो उसने क्या किया, चोरी कैसे करता है, उसने वो एक रीजनिंग लगाई कि नहीं मुझे चोरी करनी है, अपनी पत्नी को बचाना है। तो वो एक फाइनल डिसीजन पे पहुंच गया ना, अपने एक रीजनिंग लगा ली। उसके पास दुविधा क्या, पहले दो दुविधा है। दुविधा एक ये कि चोरी करे या नहीं करे, तो कर ली। अब उसने कर ली मतलब रीजनिंग लगा के उसने कोई किसी भी परिणाम पे पहुंच गया, तो ये क्या हो जाती है, मोरल रीजनिंग। तो तर्कना और रीजनिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, यहाँ पे इस चीज़ को समझिए। तो दुविधा क्या थी, मानव जीवन को बचाने के लिए उसने कोई गलत काम किया या अनैतिक कार्य किया। तो इसके पास सीन एक ये होता है। दूसरा सीन होता है कि हिंज जो है चोरी कर लेता है, और जब वो चोरी कर रहा होता है तो उसका दोस्त जो कि पुलिस ऑफिसर है ब्राउन, उसको देख लेता है। अब हिंज की रिपोर्ट करनी चाहिए ब्राउन को या नहीं करनी चाहिए। अब ये उसके सामने भी ये डायलेमा है किस चीज़ का, कि वो अपने दोस्त के प्रति उत्तरदायित्व रहे, निकट संबंधी के प्रति उत्तरदायित्व रहे, या अपने व्यवसाय के प्रति उत्तरदायित्व रहे, मतलब अपने जॉब के प्रति उसको सही दिशा में रहना चाहिए या नैतिकता दिखाए। यहाँ पे यही सारी नैतिकता की बातें आ रही हैं। तो सीन दो, मतलब एक हिंज का डायलेमा ये आ जाता है। तीसरी बात आ जाती है, ब्राउन जो है वो रिपोर्ट कर देता है, हिंज को गिरफ्तार कर लिया जाता है और न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किया जाता है। अब उसको सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, तो ये दुविधा आ जाती है वहाँ पे। क्या, कि सज़ा का आधार क्या होना चाहिए। उसने चोरी की अपनी पत्नी को बचाने के लिए, अब उसने चोरी कर ली है, एक अनैतिक कार्य है। तो ऐसे ही तीन सीन यहाँ पे बन के तैयार होते हैं, और इन्हीं तीनों सीन के बाद ही क्या करते हैं, कोलबर्ग साहब क्या करते हैं, एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, या कह सकते हैं इन्हीं तीनों डायलेमा के बाद ही वो क्या करते हैं, 3 लेवल ऑफ स्टेजेस देते हैं। और क्या करते हैं, 3 लेवल देते हैं और 6 स्टेजेस देते हैं। ये यहाँ पे देखिए मैंने इमेज बनाई हुई है। ये डायलेमा की दुविधा क्या होती है कि आप देखते हैं ना, मूवीज़ में भी दिखाया जाता है कि ऐसा काम करें या नहीं करें। एक देवी होती है, ये राक्षस होता है, वो बताते हैं हाँ अच्छा काम करोगे तो ये होगा और गलत काम करोगे तो ये होगा। तो क्या होता है, एक हमारे पास डायलेमा होता है और उस काम को जब हम परिणाम पे पहुंच जाते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, रीजनिंग के थ्रू हम पहुंचते हैं। जैसे एक इमेज मैंने यहाँ पे और दी हुई है। यहाँ पे एक इमेज दिख रही है जहाँ पे सिर्फ 2 व्यक्ति हैं, एक आदमी है, एक औरत है। सपोज़ करिए ये आपकी गर्लफ्रेंड है। दूसरी यहाँ पे इमेज दी गई उसी पास में, जिसमें कि एक बच्चा है ईयरफ़ोन लगाए हुए, एक आदमी है जो बैठा हुआ है और उसके साथ में एक और भी औरत बैठी हुई है। पीछे एक औरत है और एक आदमी है। तो ये क्या है, ये सपोज़ करिए इसकी फैमिली है। अब इसके पास डायलेमा है कि वो अपने बच्चों के साथ रहे, अपनी वाइफ़ के साथ रहे, या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहे। अब दोनों के एक साथ तो रख नहीं सकता, रखेगा तो लड़ाई होगी। तो उसने क्या किया, ये उसके पास क्या थी, ये उसके पास दुविधा थी, मतलब वो इस डायलेमा में था, क्या वो रहे तो किसके पास रहे। अब उसने क्या करे, मोरल रीजनिंग लगाई, क्या कि अगर वो अकेले रहता तो वहाँ पे उसके माँ बाप छूटते हैं, उसके बच्चे छूटते हैं और उसकी पत्नी छूटती है। फिर ये उसकी क्या थी, एक मोरल रीजनिंग थी। गर्लफ्रेंड के लिए उसने रीजनिंग क्या लगाई कि यहाँ पे हमें फिर से वही सारी चीज़ें आएंगी तो समस्या होगी, घर परिवार छूट जाएगा, इस तरह के। तो उसके पास क्या थी, ये दो, एक डायलेमा था और रीजनिंग बन के तैयार हुई। फिर परिणाम पे क्या पहुंचा, वो अपने फैमिली के साथ ही रहने लग गया और ये अंतिम रिजल्ट पे पहुंच जाता है। तो मोरल, ये इनके पास क्या था, ये डायलेमा था। और डायलेमा से निकल के जब व्यक्ति वहाँ पे पहुँचता है किसमें, एक परिणाम पे, तो मोरल रीजनिंग के थ्रू होते हुए पहुँचता है। तो ऐसे ही क्या क्या रॉन्ग है, क्या राइट है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये आपके डायलेमा में आ जाती हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों को निकलते हुए उन्होंने क्या, कोलबर्ग ने 3 लेवल बता दिए। और क्या बता दिए
6 स्टेजेस बता दी। वो 3 लेवल कौन कौन से बताए, ये 3 लेवल कहाँ से आ गए, तो वो डायलेमा से आए। किसके डायलेमा से, हिंज के डायलेमा से। वो डायलेमा क्या थे, वो आपने पहले पढ़ लिए। अब वो 3 लेवल कौन कौन से हैं, पूर्व परंपरागत स्तर है, इसको कि बोला जाता है प्री कन्वेंशनल लेवल, दूसरा होता है कन्वेंशनल लेवल, और तीसरा होता है आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जिसको कि हम बोलते हैं उत्तर परंपरागत। कन्वेंशनल को बोलते हैं परंपरागत, और प्री कन्वेंशनल को बोलते हैं पूर्व परंपरागत स्तर। ठीक है, आप इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं। और ये इन सभी में दो दो स्टेजेस दी गई हैं। पहले में 2 स्टेजेस दी गई हैं, दूसरे में भी 2 स्टेजेस दी गई हैं, और तीसरे में भी 2 स्टेजेस दी गई हैं। सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक इमेज बनाई हुई है। ये सभी स्टेजेस आपके साथ इस तरह से ध्यान में रहनी चाहिए कि ये जो स्टेजेस हैं, यहाँ पे जैसे प्री कन्वेंशनल लेवल है, यहाँ पे बच्चे होंगे, कन्वेंशनल लेवल में थोड़े से बड़े हो जाएंगे, और जब पोस्ट कन्वेंशनल आ जाती है इसमें और बड़े हो जाते हैं, मतलब बूढ़े होने लग जाते हैं, या एक बहुत ही मैच्योर एज हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे लास्ट के 2 स्टेजेस पे बच्चे हैं, उसकी 2 स्टेजेस पे, बीच के 2 स्टेजेस पे और 2 लोग बड़े हैं, और उसके बाद वो बूढ़े लोग हैं। यहाँ पे ही वही सारी चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पे इमेज दी गई है, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, और बूढ़े भी हैं। तो यहाँ पे पूरी इनकी थ्योरी को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि एक तो प्री कन्वेंशनल स्टेज में है, कोई कन्वेंशनल स्टेज में है, और कोई क्या है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में है। तो ये कैसे निकल के आए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज के बारे में, पूर्व परंपरागत स्तर के बारे में। पूर्व परंपरागत स्तर क्या होता है, इसमें 2 स्टेजेस इन्होंने बताई हैं। एक है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, दूसरी है इंडिविजुअलाइजेशन एंड फेयर एक्सचेंज, मतलब व्यक्ति और आदान प्रदान का सॉरी, इसके बारे में बात करिए। तो पनिशमेंट और ओबीडियंस ओरिएंटेशन की क्या होती है, इसमें बच्चे को एक डर रहता है, किस चीज़ का, दूसरे से डर रहता है, मतलब अपने माँ बाप से डर रहता है, उस चीज़ों को काम करने का डर। आपके सीटेट में क्वेश्चन कैसे आते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस किस स्टेज में बात करी गई है, तो स्टेज 1 में बात करी गई। पनिशमेंट ओबीडियंस के बारे में बात किस लेवल में करी गई, तो लेवल 1 में बात करी गई। तो 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गए। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। कैसे, इसमें क्या होता है, ओबेइंग द एडल्ट्स एंड अथॉरिटी, मतलब वयस्कों तथा सत्ताधारियों का हम आज्ञा पालन करते हैं। किस में करते हैं, तो करते हैं स्टेज 1 में, जहाँ पे हम लोगों से किसके कारण करते हैं, जो हमारा थोड़ा सा रहता है, डर रहता है एक तरह से, इस तरह से पनिशमेंट के कारण रहता है या ओबीडियंस के कारण रहता है। हमको एक डर रहता है, जैसे कि मम्मी लोग बोल देते हैं बच्चों से, देखो पुलिस वाला आ गया, तो एक डर हो जाता है। क्या, एक डर है पुलिस वाले का, गिर जाओगे, या इस तरह से सारी चीज़ों क्या होता है, एक डर होता है इन सारी चीज़ों का। तो वो लेवल 1 में आता है। लेवल 2 में क्या जाता है, लेवल 2 में जो कि इंडिविजुअलाइजेशन एंड फेयर एक्सचेंज ओरिएंटेशन, व्यक्ति और आदान प्रदान अवबोधन, जिसको कि हम टिट फॉर टैट वाली स्टेज भी बोलते हैं। जैसे कि आपने इस स्टेज में देखा होगा कि कोई व्यक्ति बाहर से आता है और वो आपके पिताजी को बुलाता है, तो वो आपके पिताजी बोलते हैं कि कह दो कि पापा घर पे नहीं है। तो आपने डायरेक्टली ऐसे बोल दिया कि पापा कह रहे हैं पापा घर पे नहीं है, मतलब आदान प्रदान अवबोधन। जिस तरह से उन्होंने बोला उन्होंने उस तरह से ही आपने भी उनको बता दिया। क्या, कि आप टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जिस तरह से पिताजी ने आपको बताया आपने भी वो बात उनसे बोल दी। तो इस तरह की ये किस स्टेज में आती है, तो स्टेज 2 में आती है, मतलब इंडिविजुअलाइजेशन एंड फेयर एक्सचेंज ओरिएंटेशन। अच्छा, स्टेज 1 में क्या होता है, स्टेज 1 में एक चीज़ और भी होती है। स्टेज 1 में क्या होता है, मोरल डिसीजंस आर इंडिविजुअल, मतलब इस स्तर पर नैतिक निर्णय व्यक्तिगत और अहम केंद्रित होते हैं, मतलब इगोसेंट्रिक बच्चा होता है इसमें। ठीक है, और इसमें क्या, सामाजिक समावेशन का अभाव होता है। तो यह प्रश्न आ जाता है कि किस स्टेज में बच्चा इगोसेंट्रिक होता है, तो स्टेज 1 में होता है। किस स्टेज में समावेशन का अभाव होता है, मतलब सामाजिक परंपरागत का अभाव होता है, या सोशल कन्वेंशनल इंक्लूजन का अभाव होता है, तो स्टेज 1 में होता है। किस स्टेज में बच्चा टिट फॉर टेट वाला बिहेवियर करता है, मतलब वो आदान प्रदान अवबोधन करता है, एक्सचेंज ओरिएंटेशन करता है, मतलब जिस तरह से उससे बात बोली गई उस तरह से उस चीज़ को बता देता है, तो वो करता है स्टेज 2 में। जैसे कि आपने बच्चे से बोल दिया, कोई भी बाहरी व्यक्ति आया, उसने बोला कि आपके पापा कहाँ हैं, आपकी मम्मी कहाँ, तो आपने बोल दो वो घर पे नहीं है, तो आपने भी बोल दिया कि पापा ने बोला है या मम्मी ने बोला है, वो मम्मी घर पे नहीं है। तो क्या हुआ,
टिट फॉर टैट वाली स्टेज हो गई। आपने जिस तरह से बोला बच्चे ने उस तरह से उनको बता दिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो पनिशमेंट, वो डर के कारण कोई काम करता है। दूसरा आदान प्रदान अवबोधन, जिस तरह से चीज़ें बोलेंगे आप उस तरह से वो बता देगा। मतलब टिट फॉर टैट वाली कंडीशन ये पूछ लिया थी। टिट फॉर टैट वाली कंडीशन किस में आती? तो स्टेज 2 में आती। ठीक है। वयस्कों तथा सत्ताधारियों का आज्ञा पालन, मतलब ओबेइंग द एडल्ट्स एंड अथॉरिटी, ये किस में करता है? ये पनिशमेंट, मतलब दंड से बचने के कारण बच्चा जो है चीज़ों को करता है। दंड से बचने के लिए किस में करता है? तो ऑप्शन ए, मतलब स्टेज 1 में करता है। ठीक है। यहाँ पे कुछ बात यहाँ पे लिखी हुई है। इस स्तर पर नैतिक निर्णय व्यक्तिक और अहम केंद्रित होते हैं। किस स्तर पर? स्टेज 1 में। और सामाजिक परंपरागत समावेशन का अभाव होता है। ये प्रश्न बहुत ही पूछा जाता है और मैंने क्वेश्चन भी दिया है, इसका आंसर आपको यहीं पे मिल गया। ठीक है। मूल्य सामाजिक परंपराओं के अनुकूल नहीं है, इसको इसीलिए इसको पूर्व परंपरागत बोला गया है। ठीक है। पूर्व परंपरागत क्यों बोला गया? क्योंकि सामाजिक मूल्यों के अनुकूल नहीं, यहाँ पे कोई नैतिक चीज़ें वाली बात नहीं कर, और बच्चा जो काम करता है वो भी डर के कारण ही करता है। तो ये हम लोगों ने लेवल 1 की बात कर ली। ठीक है। हम लोग बात कर लेते हैं लेवल 2 की बात। लेवल 2 जिसको कि हम कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? परंपरागत स्तर। क्या बोलते हैं? परंपरागत स्तर। और लेवल 1 की अगर एज पूछ लिया जाए, वैसे तो इन्होंने कोई एज नहीं बताई है, मगर इनको प्याजे के साथ जोड़ के देखा जाता है। तो यहाँ पे लेवल 1 की जो एज बोली जाएगी, तो आप इसको मोटे तौर पे 2 से 11 या 12 वर्ष तक इसको ले सकते हैं। इसको लेवल 1 को। ठीक है। आप खुद ही ऐसे समझ के देख लीजिए कि बच्चे अगर सबसे छोटे होंगे तो 2 से 11 के बीच में आ जाएंगे। कन्वेंशनल वाले जहाँ पे थोड़े से लॉ उन सारी चीज़ों की बात करेंगे तो वो लेवल 2 में आ जाते हैं, जो कि 12 से 15 के आसपास आ जाएंगे। उसके बाद फिर थर्ड वाली जो स्टेज लेवल रहेगी वो 13 से एबव रह जाती है, 15 से एबव रह जाएगी। तो लेवल 2 की बात करते हैं, जो कि परंपरागत स्तर होता है, जिसको कि हम बोलते हैं कन्वेंशनल स्टेज। इसमें 2 स्टेजेस आती हैं दोस्तों। एक होती है गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़की या अच्छा लड़के वाली ओरिएंटेशन अवधारणा आती है। और स्टेज 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, सॉरी ये गलती हो गई मुझसे। यहाँ पे स्टेज 3 होना चाहिए था और यहाँ पे स्टेज 4 होना चाहिए था। ये मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे स्टेज 3 होना चाहिए, आप इसको कर लीजिएगा। स्टेज 3 होगा यहाँ पे और स्टेज 4 होगा लॉ एंड सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन। मतलब बच्चा जो है ये दिखाने की कोशिश करता है वो अच्छा लड़का है और अच्छी लड़की। जैसे कि आपने स्कूल में भी देखा होगा कि जैसे ही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि जैसे ही आप पहुँचते हैं क्लास में और टीचर पहुँचता है क्लास में, मैंने आप बोल दिया क्योंकि आप सभी लोग टीचर ही हैं दोस्तों, और मेरा काम, मैं टीचरों को पढ़ाता हूँ, तो इसलिए मैंने फिर से वही बात बोल दी। तो जैसे कि आप लोग या टीचर्स क्लास में एंटर करते हैं तो कुछ बच्चे होते हैं वो दिखाने की कोशिश करते हैं वो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं और डस्टर लेके सामने आ जाते हैं, मैम ये सर ये डस्टर लीजिए, इस तरह से कार्य करते हैं। या कोई रिलेटिव आपके घर में आ जाता है और आप बहुत ही शांत तरह से खड़े रहते हैं कि आपको कुछ भी आता जाता ही नहीं है। ऐसे बच्चे रिलेटिव्स बोलते भी बहुत ही सीधा बच्चा है, बहुत ही अच्छा बच्चा है, और जैसे ही वो रिलेटिव जाते हैं आप बिस्किट और नमकीन की प्लेट पर टूट पड़ते हैं। तो वहाँ पे जो आप दिखा रहे हैं गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन, ये किस स्टेज में दिखाते हैं? तो ये दिखाते हैं स्टेज 3 की। स्टेज 3, यहाँ पे स्टेज 1 लिखा हुआ है, गलत है, स्टेज 3 होगा। किस में दिखाते हैं? स्टेज 3 में। और आप एज ग्रुप आप आसानी से लगा सकते हैं कौन सी स्टेज ग्रुप में करते हैं। ज़्यादातर ये 11 से लेके 15 तक की एज ग्रुप में ही करते हैं। स्टेज 4 आ जाती है जो कि हमारी होती है लॉ एंड सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन। यहाँ पे कानून तथा सामाजिक व्यवस्था अवबोधन हो जाता है। यहाँ पे हम लोग लॉ या नियम को मानने लग जाते हैं थोड़े से। वो कौन सी स्टेज हो जाती है आपकी? वो होती है स्टेज 4। कौन सी होती है? स्टेज 4 होती है, जहाँ पे क्या करता है बालक जैसे जैसे सामाजिक रूप से परिपक्व होता है और सामाजिक कार्यों को स्वीकार करते हुए काम करने लग जाता है। तो वो कौन सी आती है? वो हो जाती है स्टेज 4। और स्टेज 3 में क्या होता है? लड़का जो है वह जो है अच्छा दिखने की कोशिश करने लग जाता है। ठीक है, या दिखाने की कोशिश करने लग जाता है। और स्टेज 4 में क्या करता है? वो जो है सामाजिक रूप से चीज़ों को करने लग जाता है जो कि समाज में होती हैं। जैसे कि वो सीखने की कोशिश करता है। अगर वो अपने माता पिता के साथ बाहर निकलता है और देखता है कि ये रोड लाइट रेड हो गई और वहाँ पे सारे लोग खड़े हुए, तो उसने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन्होंने बताया कि एक लॉ बना हुआ है जिसके तहत अगर रेड लाइट होती तो वहाँ पे सारे लोग नहीं निकल सकते हैं। क्या? क्यों? क्योंकि ऐसा लॉ बनाया हुआ। तो वो भी इस चीज़ को मानने लग जाता है, कानून मानने लग जाता है, चीज़ों को नियम पूर्वक करने लग जाता है। तो वो किस में करने लग जाता है? तो स्टेज 4 में करने लग जाता है। यहीं पे जब आप स्टेज 5 में आएंगे तो आप समझ पाएंगे।
स्टेज 5 जो कि लेवल 3। लेवल 3 क्या है? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, उत्तर परंपरागत स्तर। उत्तर परंपरागत स्तर भी आगे 2 स्टेजों में डिवाइड कर दिया गया है, एक स्टेज 5 और दूसरा स्टेज 6। स्टेज 5 क्या होता है? जिसमें कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट ओरिएंटेशन, मतलब सामाजिक अनुबंधन तो होता है मगर व्यक्तिगत अधिकार भी वहाँ पे कुछ होते हैं। ठीक है, सामाजिक चीज़ें तो रहती ही है, हम नियम को तो नियम का पालन करेंगे, मगर वहाँ पे कुछ व्यक्तिगत अधिकार भी है। जैसे कि बच्चे ने वहाँ पे क्या देखा कि रोड लाइट जल रही है, सभी लोग खड़े हुए हैं रेड लाइट में, मगर उसी टाइम पे तुरंत एक एम्बुलेंस निकल के जाती है और उसको कोई भी रोकता नहीं है। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला इनके कुछ अधिकार है, एम्बुलेंस जो है वो रेड लाइट में नहीं रुकती है, वो जा सकती है। तो ये क्या होगा? ये उनके कुछ व्यक्तिगत अधिकार है। समाज में रहते हुए, समाज की क्रियाओं के साथ करते हुए हमारे कुछ व्यक्तिगत अधिकार भी हैं। तो वो किस में आ जाता है? वो स्टेज 5 में आ जाता है। तो डायरेक्टली प्रश्न इस तरह से पूछ लिया जाता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट किस में होते हैं, या इसी तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया कि इंडिविजुअल राइट्स किस में होते हैं? तो स्टेज 5 में होते हैं। किस में होते हैं? वो स्टेज 5 में होते हैं। और यूनिवर्सल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन क्या होता है? यूनिवर्सल ओरिएंटेशन प्रिंसिपल होता है आपका जिसमें कि आप सार्वभौमिक सिद्धांत, कोई विशेष कार्य करने लग जाते हैं, जिसमें कि समाज के सुधार के लिए आप अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। जैसे महात्मा गांधी हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, महाराणा प्रताप हो गए, ये सारे किस में आ जाते हैं? ये यूनिवर्सल आप समझते हैं। यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, एक ही चीज़ होती है जो कि कोई बहुत ही अच्छा काम करने लगे, आप समाज सेवा में पूरा जीवन अपना लगा दें, तो वो किस में आ जाती हैं? वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन में आ जाती है। तो यही कुछ स्टेजेस हैं इन्होंने बताई हैं। तो इन्होंने 6 स्टेजेस बताई हैं, 3 लेवल बताए हैं। 3 लेवल कौन कौन से बताए हैं आपको पता है, 6 स्टेजेस कौन कौन से बताए हैं ये भी आपको पता है। और इनकी थ्योरी को थोड़ा सा फेमिनिस्ट थ्योरी भी बोला गया है, क्योंकि वो किसने बोला? गैलिगन एक है, यहाँ पे मैंने नाम नहीं दिया है, मगर वो कौन है? गैलिगन, जिन्होंने इनकी थ्योरी को नकारा है, या कह सकते हैं इनकी थ्योरी के क्रिटिक। अगर कोई पूछ ले कि इनके कोई क्रिटिक्स है, किसी ने इनकी थ्योरी को गलत भी ठहराया, तो वो गैलिगन ने ठहराया, क्योंकि ये जो इन्होंने प्रयोग किए ये सभी लड़कों पे प्रयोग किए, इसीलिए इसको बोला जाता है फेमिनिस्ट थ्योरी बोल देते हैं। ये बोलते हैं कि ये फेमिनिस्ट के खिलाफ या इस तरह से बातें निकल के हैं। तो अभी आप इस चीज़ को ध्यान न करके आप सिर्फ इतना समझिए कि अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस में ये बात कर लेते हैं कि बच्चे के पास इंडिविजुअल राइट है या किसी के पास इंडिविजुअल राइट है, तो स्टेज 5 में जाता है। अच्छा, वो किस लेवल में जाता है जिसके पास इंडिविजुअल राइट है? तो लेवल 3 में जाता है। सार्वभौमिक सिद्धांत किस लेवल में है? तो लेवल 3 में है। स्टेज कौन सी है? स्टेज 6 है। फिर इसके बाद आ जाते हैं कि लॉ एंड सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन, कानून तथा सामाजिक व्यवस्था के साथ जो हम सारी चीज़ें करते हैं वो किस में करते हैं? वो करते हैं लेवल 2 में करते हैं। और स्टेज कौन सी होती है? स्टेज हमारी होती है चौथी, जिसमें कि लड़का दिखाने की कोशिश करता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, या लड़की दिखाने की कोशिश करती है मैं बहुत अच्छी हूँ, तो वो किस में होती है? स्टेज 3 में करती है। यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा, स्टेज 3 और स्टेज 4 है ये। फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि सामाजिक परंपरा का समेशन का अभाव किस स्टेज में होता है? तो स्टेज 1 में होता है। और स्टेज 1 लेवल 1 में आती है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। और स्टेज 2 आपका आता है व्यक्तित्व और आदान प्रदान अवबोधन। तो ये आपने हिंज डायलेमा पढ़ लिया, और इनके जो भी स्टेजेस थी थ्योरी मॉरल डेवलपमेंट की वो भी पढ़ ली। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो सही लगा होगा दोस्तों। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भरोसा रखें जल्दी जल्दी मैं आपके सारे टॉपिक्स जो थ्योरीज़ के हैं पेडागोजिकल में आएंगे, उन सभी को कंप्लीट कराऊंगा। मंडे से मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो अभी जो आपके पास क्वेश्चन थे आपने यहाँ पे देखे होंगे, जो मैंने आप यहाँ पे क्वेश्चन रखे थे आप लोगों के लिए, अब उन क्वेश्चन के आंसर आपको आसानी से मिल गए होंगे। क्या कि लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर सही अर्थों में नैतिकता की अनुपस्थिति को दर्शाता है? अब आपको स्तर पता है, आंसर करिएगा। आंसर उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे सीखते हैं किससे सीखते हैं, ये भी आपको पता है। तो अब आपके पास हिंज डायलेमा आपने कंप्लीटली पढ़ लिया। हिंज डायलेमा किन किन स्थितियों में रहता है, हिंज डायलेमा होता क्या है, मोरल रीजनिंग क्या होती है, आपने ये सारी चीज़ों को यहाँ पे पढ़ लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो सही लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादातर लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और जो भी सुझाव हो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं दोस्तों। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, और अपना प्यार ऐसे ही बनाते रहें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आप लोगों के लिए कुछ अच्छा टॉपिक जो आपके सीटेड में आएगा उसके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।